Hey guys, I hope you all are doing good. My name is Arshpreet and today I'm going to teach you about propagation of EM waves, that is electromagnetic waves. So starting from the first topic, that what is antenna? Antenna क्या होता है? An antenna is a structure that is capable of radiating electromagnetic waves or receiving them. राइट, दैट इज एंटीना क्या होता है? एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि कैपेबल होता है किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रेडिएट करने में एंड उसको एज वेल एज रिसीव करने में, राइट? Next is basically it is a metallic object, often a wire or a collection of wires used to convert electrical energy, that is high frequency current, into EM waves and vice versa. एक एंटीना क्या होता है? It is a metallic object जिसमें ज़्यादातर वायर्स होती हैं या आप बोल सकते हैं कलेक्शन ऑफ वायर्स होती हैं एंड इसमें इतनी कैपेबिलिटी होती है कि ये किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कन्वर्ट कर सकता है इन द फॉर्म ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी करंट एज वेल एज किसी भी हाई फ्रीक्वेंसी करंट को कन्वर्ट कर सकता है इन द फॉर्म ऑफ EM वेव्स. दो टाइप के एंटीनाज होते हैं हमारे पास. First is transmitting antenna and the second is receiving antenna, right? So transmitting antenna का क्या काम होता है? It converts electrical energy, that is high frequency current, into electromagnetic wave. ये transmitting antenna है, ये receiving antenna है. ट्रांसमिटिंग एंटीना का काम होता है कि किसी भी इलेक्ट्रिकल करंट सिग्नल को जिसकी हाई फ्रीक्वेंसी है उसको कन्वर्ट करना इन द फॉर्म ऑफ EM वेव्स. एंड ये EM वेव्स फिर ट्रेवल करती हैं इन अ ट्रांसमिटिंग मीडियम या आप बोल सकते हैं एयर में, स्पेस में या थ्रू ए केबल, किसी के भी थ्रू ट्रांसमिट करते हैं EM वेव्स. एंड उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास रिसीविंग एंटीना. रिसीविंग एंटीना क्या करता है? बेसिकली ये EM वेव्स को कन्वर्ट कर देता है इन दी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दैट इज दी हाई फ्रीक्वेंसी करंट. कंफ्यूज नहीं होना है. ट्रांसमिटिंग एंटीना जो होता है वो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को EM वेव्स में ताकि जो EM वेव्स हैं वो ट्रेवल कर सके इन अ ट्रांसमिटिंग मीडियम. एंड उसके बाद आता है रिसीविंग एंटीना. रिसीविंग एंटीना क्या करता है? ये EM वेव्स को कन्वर्ट कर देता है इन द फॉर्म ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी करंट. मूविंग फॉरवर्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं इनके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चैप्टर. मैं आपको डेफिनेशन दोबारा बताती हूँ इसकी. बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर दोज वेव्स इन विच देयर इज अ साइनोसोडल वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स एट राइट एंगल टू ईच अदर as well as at right angle to the direction of propagation of wave. इसके बारे में हमने पढ़ा था बेसिकली कि जो EM waves होती हैं इनमें इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स की साइनोसोडल वेरिएशंस होती हैं एंड दे आर एट 90 डिग्री एंगल. एंड ये जो दोनों होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ये 90 डिग्री के एंगल पर ही होते हैं टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ दैट EM वेव, राइट? उसके बाद अगर हम इनकी वेलोसिटी के बारे में याद करें, द वेलोसिटी ऑफ EM वेव्स ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी इन अ वैक्यूम इज सेम. अगर हम डिफरेंट EM वेव्स की भी बात करें बट अगर हमारे पास मीडियम सेम है दैट इज वैक्यूम, तो उसके केस में सारी EM वेव्स की जो वेलोसिटी होगी वो क्या रहेगी? सेम रहेगी. बट इन एनी अदर मीडियम, बट अगर हम किसी और मीडियम की बात करें तो इट इज डिफरेंट. तो मतलब हर मीडियम में अलग अलग होगी डिफरेंट EM वेव्स की वेलोसिटी. बट अगर हम सेम एक ही मीडियम की बात करें दैट इज वैक्यूम की बात करें तो उसके केस में जो वेलोसिटी होती है वो क्या रहती है? सेम, दैट इज इक्वल्स टू c स्पीड ऑफ लाइट. सो इट इज मोर फॉर रेड लाइट एंड लेस फॉर वॉयलेट लाइट. अगर हम डिफरेंट मीडियम्स की बात करें तो रेड लाइट के लिए क्या होती है? मैक्सिमम होती है स्पीड एंड वॉयलेट लाइट के लिए मिनिमम. नेक्स्ट इज रेडियो वेव्स. रेडियो वेव्स क्या होते हैं? द रेडियो वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी रेंजिंग फ्रॉम 500 किलोहर्ट्ज टू अबाउट 1000 मेगाहर्ट्ज.
अब देखिए EM वेव्स का जब हमने स्पेक्ट्रम पढ़ा था पूरा, उसमें डिफरेंट टाइप की वेव्स आती थी, एक्सरेज आती थी, रेडियो वेव्स आती थी, माइक्रोवेव्स आती थी, बहुत सारी आती थी, राइट। तो हम बेसिकली जो कम्युनिकेशन में यूज करते हैं दे आर द रेडियो वेव्स। तो इसके बारे में पढ़ना इंपॉर्टेंट है कि रेडियो वेव्स क्या होता है। इसकी जो फ्रीक्वेंसी की लिमिट होती है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 500 किलोहर्ट्ज टू 1000 मेगाहर्ट्ज। दीज वेव्स आर यूज्ड इन द फील्ड ऑफ रेडियो कम्युनिकेशन and depending upon their wavelength and frequency they are divided into various categories. Depending upon कि इसकी wavelength क्या है, इसकी frequency क्या है, अब देख सकते हैं रेंज क्या है 500 किलोहर्ट्ज टू 1000 मेगाहर्ट्ज। तो इसमें कितने टाइप की रेडियो वेव्स पॉसिबल है, अब हम वो डिस्कस करने वाले हैं। चलिए देखिए, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट दैट इज वेरी लो फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बैंड क्या है, वेरी लो फ्रीक्वेंसी, एंड इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज क्या रहती है 3 किलोहर्ट्ज टू 30 किलोहर्ट्ज। वेवलेंथ रेंज क्या होती है 10 किलोमीटर्स टू 100 किलोमीटर्स। मतलब अगर हमें लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेवल करवाना है, आप देख सकते हैं किलोमीटर्स में बात चल रही है, तो उस टाइम पर जो हमारी फ्रीक्वेंसी होगी उसकी रेंज रहेगी फ्रॉम 3 किलोहर्ट्ज टू 30 किलोहर्ट्ज। एंड इस फ्रीक्वेंसी बैंड को हम बोलते हैं वेरी लो फ्रीक्वेंसी। एंड इसका यूज कहाँ पे होता है, लॉन्ग डिस्टेंस पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन में। कहाँ पे होता है, लॉन्ग डिस्टेंस पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन में। इनके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं। सेकेंड इज लो फ्रीक्वेंसी। लो फ्रीक्वेंसी की रेंज रहती है फ्रॉम 30 किलोहर्ट्ज टू 300 किलोहर्ट्ज। एंड यहाँ पर देखिए डिस्टेंस क्या हो जाएगा 1 किलोमीटर टू 10 किलोमीटर। एंड इसका यूजेस रहता है मेरीन एंड नेविगेशन पर्पसेस में। शिप्स वगैरह में उनकी डायरेक्शंस जो वो देखते हैं शिप्स में, तो वो कैसे देखते हैं, थ्रू दीज लो फ्रीक्वेंसी बैंड्स। नेक्स्ट इज मीडियम फ्रीक्वेंसी। मीडियम फ्रीक्वेंसी की फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होती है 300 किलोहर्ट्ज टू 3 मेगाहर्ट्ज। एंड वेवलेंथ रेंज क्या होती है 100 मीटर्स टू 1 किलोमीटर्स। मेरीन एंड ब्रॉडकास्टिंग पर्पसेस। ब्रॉडकास्टिंग की मैंने आपको एग्जांपल दी थी टेलीविजन एंड रेडियोज में, तो उसमें जो हमारे सिग्नल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, मीडियम फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स होते हैं। नेक्स्ट इज हाई फ्रीक्वेंसी। हाई फ्रीक्वेंसी की फ्रीक्वेंसी रेंज क्या रहती है 3 मेगाहर्ट्ज टू 30 मेगाहर्ट्ज। डिस्टेंस क्या हो जाता है, डिस्टेंस कम होता जा रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है, 10 मीटर्स टू 100 मीटर्स। एंड कम्युनिकेशन ऑफ ऑल टाइप्स, इसका यूज क्या रहता है, इन ऑल टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। नेक्स्ट इज वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। इसकी लिमिट रहती है हमारे पास 30 मेगाहर्ट्ज टू 300 मेगाहर्ट्ज। हमारे पास डिस्टेंस रहता है 1 मीटर टू 10 मीटर एंड इट्स यूजेस इज टीवी, रडार एंड एयर नेविगेशन। नेक्स्ट इज अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी। इसकी लिमिट रहती है 300 मेगाहर्ट्ज टू 3000 मेगाहर्ट्ज। डिस्टेंस इज फ्रॉम 10 सेंटीमीटर्स टू 1 मीटर्स एंड इट्स यूजेस इन रडार एंड माइक्रोवेव कम्युनिकेशन। एंड नेक्स्ट इज सुपर हाई फ्रीक्वेंसी। इसकी लिमिट रहती है फ्रॉम 30 गीगाहर्ट्ज टू 300 गीगाहर्ट्ज। द डिस्टेंस इज 1 mm टू 10 सेंटीमीटर। अब आप देख सकते हैं डिस्टेंस कितना कम हो चुका है, मिलीमीटर्स टू सेंटीमीटर्स की बात हो रही है। हम शुरू कहाँ से हुए थे, किलोमीटर से, अब आ कहाँ पे गए हैं, मिलीमीटर्स एंड सेंटीमीटर्स पे। एंड यहाँ पर फ्रीक्वेंसी रेंज देखिए गीगाहर्ट्ज कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। एंड यहाँ पर यूजेस कहाँ पे रहते हैं इसके, रडार, रेडियो रिलेज एंड नेविगेशन purposes. And the last is extremely high frequency, means 30 gigahertz to 300 gigahertz. And इसका distance रहता है 1 millimeters to 1 meters and it is basically used in optical fiber communication. Moving forward, propagation of electromagnetic waves. हमने पढ़ लिया रेडियो वेव्स क्या होती हैं, EM वेव्स क्या होती हैं। अब उनको प्रोपोगेट कैसे करवाएंगे हम, उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। वाइल कम्युनिकेशन यूजिंग रेडियो वेव्स। जब भी हम रेडियो वेव्स की कम्युनिकेशन की बात करेंगे, द ट्रांसमीटर एंटीना रेडिएट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब मैंने आपको दो टाइप के एंटीनास पढ़ाए, ट्रांसमीटर एंटीना एंड रिसीवर एंटीना। तो जो ट्रांसमीटर एंटीना होता है वो रेडिएट करता है किसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को। दीज वेव्स ट्रेवल्स थ्रू द स्पेस एंड रीच द रिसीविंग एंटीना एट द अदर एंड। ये तो बिल्कुल बेसिक सा लेआउट बताया है मैंने आपको कि प्रोपगेशन कैसे होती है, कि जो ट्रांसमीटर एंटीना होता है उसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलती है एंड वो जाती है कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करके टू द रिसीविंग एंटीना। नेक्स्ट इज देखिए, जब वो ट्रेवल कर रही होती है कौन, EM वेव, द स्ट्रेंथ ऑफ EM वेव गोज ऑन डिक्रीजिंग एज वी मूव अवे फ्रॉम ट्रांसमीटर एंटीना। जैसे ही EM वेव ट्रेवल करती है ट्रांसमीटर एंटीना से निकलकर चल रही होती है, ट्रेवल कर रही होती है,
तो रिसीवर एंटीना तक पहुंचते पहुंचते इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ही डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट इज आवर अर्थ्स एटमॉस्फेयर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब अगर हम बात करें हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर की, तो उसका बहुत ही ज़्यादा रोल रहता है इन दिस कम्युनिकेशन। आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं इन डिटेल। चलिए देखिए, अर्थ का एटमॉस्फेयर कैसा होता है। बेसिकली द गैसियस एनवेलप सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड अर्थ एटमॉस्फेयर, राइट। इट कंसिस्ट ऑफ मेनली नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जिसके थ्रू हम सांस लेते हैं, and with a little portion of argon, carbon dioxide, water vapors, dust particles, etc. ये सब क्या है? About Earth atmosphere, right? So the density of air goes on decreasing as we go up. जैसे जैसे हम ऊपर जाते जा रहे हैं अर्थ सरफेस से, तो जो डेंसिटी होती है हमारे पास एयर की, वो क्या होती जाती है? डिक्रीज होती जाती है। एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, अगर हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें ऑफ द एटमॉस्फेरिक एयर, तो वो इंक्रीज होती जाती है जैसे जैसे हम ऊपर जाते जा रहे हैं। कहाँ से? अर्थ सरफेस से। सो इट हैज़ नो शार्प बाउंड्रीज। एंड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे पास अर्थ के एटमॉस्फेयर में कोई शार्प बाउंड्रीज नहीं है। नेक्स्ट इज एटमॉस्फेरिक लेयर्स। एटमॉस्फेरिक लेयर्स क्या होते हैं? द एटमॉस्फेयर कैन बी स्प्लिट अप इनटू वैरायटी ऑफ डिफरेंट लेयर्स अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज। अब अर्थ के आसपास जो इन्वेलप है एटमॉस्फेयर का, उसमें डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होती हैं, राइट। सो उसके बारे में स्टडी करते हैं। ये बीच वाली क्या है? हमारी अर्थ। सबसे पहली लेयर जो आती है उसको हम बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। नेक्स्ट इज ट्रोपोपॉज, देन कम्स स्ट्रेटोस्फेयर, देन कम्स ओजोन लेयर, देन इज मेसोस्फेयर एंड देन इज आइनोस्फेयर। इसके बारे में हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे बिकॉज हमने लोअर क्लासेस में इनके बारे में पढ़ रखा है। जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, हम कम्युनिकेशन के बेसिस पे डिस्कस करेंगे। तो उसके केस में दो इंपॉर्टेंट होती हैं, दैट इज ट्रोपोस्फेयर एंड आइनोस्फेयर। मूविंग फॉरवर्ड, next is from the viewpoint of radio propagation there are two main areas of interest. पहला रहता है ट्रोपोस्फेयर एंड द नेक्स्ट इज आइनोस्फेयर। एंड आइनोस्फेयर के भी अंदर 4 लेयर्स होती हैं हमारे पास, दैट इज डी रीजन, ई रीजन, F1 रीजन एंड F2 रीजन। ये बेसिकली जो सारे रीजन होते हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कम्युनिकेशन। Different atmospheric layers and their interaction with EM waves. Name of the layer, सबसे पहली लेयर क्या है? ट्रोपोस्फेयर है। अप्रोक्सीमेट हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस, इसकी अर्थ सरफेस से हाइट क्या है? 10 किलोमीटर्स। एग्जिस्ट कब करती है ये? डे टाइम पर एंड नाइट टाइम पर। एंड इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है जिसको ये इफेक्ट करती है, दैट इज वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, दैट इज अप टू सेवरल गीगाहर्ट्ज। तो जो हमारे पास एटमॉस्फेयर में ट्रोपोस्फेयर लेयर होती है वो वेरी हाई फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स को अफेक्ट करती है एट डे एज वेल एज नाइट टाइम। एंड इसकी जो हाइट होती है फ्रॉम द अर्थ सरफेस वो क्या होती है? 10 किलोमीटर्स। नेक्स्ट इज डी रीजन। अब जो सारे रीजन हम डिस्कस करने वाले हैं दैट कम्स अंडर द आइनोस्फेयर। डी रीजन इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ स्ट्रेटोस्फियर एंड इसकी जो हाइट रहती है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 65 to 75 किलोमीटर्स अबव द अर्थ सरफेस। एंड ये एग्जिस्ट कब करती है? ओनली डे टाइम पर। एंड जो फ्रीक्वेंसी जिनको ये अफेक्ट करती है दैट आर बेसिकली इट रिफ्लेक्ट्स लो फ्रीक्वेंसी एंड एब्जॉर्ब्स मीडियम फ्रीक्वेंसी एंड हाई फ्रीक्वेंसी टू सम डिग्री। जो लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स होते हैं ये उनको रिफ्लेक्ट कर देती है कौन? डी रीजन। एंड जो मीडियम फ्रीक्वेंसी होते हैं एंड हाई फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स होते हैं ये उनको एब्जॉर्ब कर लेती है टू द सम डिग्री। मूविंग नेक्स्ट इज ई रीजन, दैट इज द पार्ट ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर। अब ये जो ई रीजन, F1, F2 ये सब क्या है? आइनोस्फेयर के पार्ट है, राइट। सो ई रीजन बेसिकली क्या होते हैं? इसका हाइट अर्थ सरफेस से 100 किलोमीटर होता है एंड ये एग्जिस्ट करती है डे टाइम पर ओनली एंड इट हेल्प्स सरफेस वेव्स एंड रिफ्लेक्ट्स हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स। नेक्स्ट इज F1 रीजन, दैट इज अ पार्ट ऑफ मेसोस्फेयर। इसकी हाइट रहती है 170 to 190 किलोमीटर्स एंड ये एग्जिस्ट करती है डे टाइम पर एंड मर्ज कर जाती है विद F2 एट नाइट। जो F1 लेयर होती है वो मर्ज कर जाती है विद द F2 लेयर एट नाइट एंड डे टाइम पर ये इंडिविजुअली एग्जिस्ट करती है। पार्शियली ऑब्जर्व्स हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स येट अलाउइंग देम टू रीच F2। अब क्या करती है ये? पार्शियली अलाउ करती है
पार्शियली एब्जॉर्ब करती है हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स को एंड उनको अलाउ करती है टू रीच टू F2. F1 लेयर अलाउ करती है सिग्नल्स को, कैसे सिग्नल्स को, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स को, टू पास इट टू द F2 रीजन. मूविंग ऑन टू द लास्ट रीजन, दैट इज द F2 रीजन, थर्मोस्फेयर. इसका डिस्टेंस क्या रहता है फ्रॉम द अर्थ सरफेस, दैट इज 300 किलोमीटर्स एट नाइट एंड 250 to 400 किलोमीटर्स ड्यूरिंग डे टाइम. डे एंड नाइट दोनों टाइम पर ये पॉसिबल है, एग्जिस्ट करता है. एंड इसका जो यूज होता है दैट इज एफिशिएंटली रिफ्लेक्ट्स हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स पर्टिकुलरली एट नाइट. मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट इज स्पेस कम्युनिकेशन. स्पेस कम्युनिकेशन क्या होता है? इट रेफर्स टू सेंडिंग, रिसीविंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू स्पेस. एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम सेंड करते हैं, रिसीव करते हैं एंड प्रोसेस करते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन को थ्रू स्पेस इज नोन एज स्पेस कम्युनिकेशन. मोड्स ऑफ स्पेस कम्युनिकेशन, ग्राउंड और सरफेस वेव्स प्रोपगेशन, सेकेंड इज स्काई वेव प्रोपगेशन, थर्ड इज स्पेस वेव प्रोपगेशन एंड द फोर्थ इज सैटेलाइट कम्युनिकेशन. इन सब के बारे में हम इन डिटेल पढ़ेंगे. पहले मैं आपको बताने जा रही हूँ एक सिंपल सी एग्जाम्पल. सपोज कोई रूम है एंड उसमें दो पर्सन्स हैं, फर्स्ट इज ए एंड सेकेंड इज बी. ए यहां पर एक्ट कर रहा है एज अ ट्रांसमीटर, बी यहां पर एक्ट कर रहा है एज अ रिसीवर. ए के हाथ में है एक बॉल, क्या है? एक बॉल जिसे उसको पहुंचाना है बी तक. एंड बॉल यहां पर क्या एक्ट कर रही है? एज अ मैसेज और यू कैन से एज अ सिग्नल, राइट. तो ए बी तक इस बॉल को 3 वेज में पहुंचा सकता है. पहला वे क्या होगा कि वो सिंपली इस बॉल को ग्राउंड यानी कि सरफेस पर रोल करके बी तक पहुंचा दे. तो उस टाइप के वेव्स को हम किसके साथ कंपेयर करके समझ सकते हैं? ग्राउंड और सरफेस वेव्स. सेकेंड तरीका है कि वो बॉल को उठाए, सीधा ऐसे बी की तरफ फेंक दे स्ट्रेट लाइन में. तो दैट टाइप्स ऑफ वेव्स आर रिप्रेजेंटेड बाय स्पेस वेव्स. एंड थर्ड एंड आखिरी तरीका उसके पास क्या है कि वो बॉल को ले रूफटॉप के साथ ऊपर टक्कर मरवाकर, यानी कि यहां पर फेंके, वो दीवार के साथ टक्कर खाकर बी के पास जाए, यानी कि आप इसको समझिए कि वो रिफ्लेक्ट होकर आई है. तो इन टाइप की वेव्स को हम क्या बोलेंगे? स्काई वेव्स. तो इन सब वेव्स के बारे में अब हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट इन टर्म्स ऑफ स्पेस कम्युनिकेशन. यानी कि अब यहाँ पर बॉल की बात नहीं करेंगे हम, बट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की बात करेंगे. सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टाइप, दैट इज ग्राउंड और सरफेस वेव्स. ये क्या होता है? इन दिस मोड ऑफ वेव प्रोपगेशन, ग्राउंड हैज अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस इन द प्रोपगेशन ऑफ सिग्नल वेव्स फ्रॉम द ट्रांसमिटिंग एंटीना टू द रिसीविंग एंटीना एंड द सिग्नल वेव ग्लाइड्स ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ. इस केस में, इस मोड में क्या होता है कि जो वेव प्रोपगेशन हो रही है उसमें जो ग्राउंड होता है उसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस होता है इन प्रोपगेशन ऑफ दी सिग्नल वेव्स. बिकॉज इसमें जो सिग्नल की वेव्स होती हैं वो ग्लाइड करके जाती हैं ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ. So while propagating on the surface of the earth, the ground waves induces currents in the ground and it also bends around the corners of an object on the earth. तो जब propagate हो रही होती हैं waves तो क्या होता है? Basically जो ग्राउंड वेव्स होती हैं वो इंड्यूस कर देती हैं करंट्स इन द ग्राउंड, एंड दूसरा ये जो वेव्स होती हैं वो बेंड हो जाती हैं टुवर्ड्स द कॉर्नर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ. सो ड्यू टू दिस द एनर्जी ऑफ द ग्राउंड वेव्स इज ग्रेजुअली अब्सॉर्ब्ड बाय द अर्थ एंड द पावर ऑफ द ग्राउंड वेव्स डिक्रीजेस. तो इसके कारण क्या होता है? जब वो ग्लाइड होकर जा रही है या फिर आप बोल लीजिए कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट से बेंड होती जा रही है, तो इसके थ्रू हम क्या समझेंगे कि उसकी जो पावर है, उसकी जो एनर्जी है वो एब्जॉर्ब होती जा रही है. एंड उसको एब्जॉर्ब कौन कर रहा है? अर्थ. एंड इसी तरह से हम बोलेंगे कि जो पावर है उसकी वो क्या होती जा रही है? डिक्रीज. नेक्स्ट इज the power of the ground wave decreases with the increase in the distance from the transmitting station. इसका क्या मतलब है कि सपोज अगर ये ट्रांसमीटर था, दिस वाज अर्थ, अभी हम आगे देखेंगे डायग्राम,
दिस वॉज द रिसीवर एंड दिस वॉज अ ट्रांसमीटर एंटीना। तो जैसे जैसे ये डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, जिसमें हम वो ऐसे समझिए कि अगर यहाँ से कोई सिग्नल निकला एंड इसको अगर बहुत लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करके जाना है तो रास्ते में ये चलता चलता तो कितनी जगह एब्जॉर्ब होता जाएगा, इसकी जो एनर्जी है या पावर है वो डिक्रीज होती जाएगी। सो इसको आप ऐसे समझेंगे, द पावर ऑफ द ग्राउंड वेव डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द डिस्टेंस फ्रॉम द ट्रांसमिटिंग स्टेशन। जब भी डिस्टेंस बढ़ जाएगा ट्रांसमिटिंग स्टेशन से तो जो ये पावर या एनर्जी है वो क्या होती जाएगी, डिक्रीज। So this phenomena of loss of power of the ground waves is called as attenuation, जिसकी डिस्कशन हमने करी थी, डेफिनेशन पढ़ी थी लास्ट वीडियो में attenuation की। तो ये बेसिकली क्या होगा कि जो वेव होगी हमारी वो attenuate होती जाएगी। So the attenuation of ground waves increases very rapidly with increase in its frequency। जैसे जैसे इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है तो इनकी जो attenuation होती है वो भी क्या बढ़ती जाती है। So thus the ground wave communication is not suited for high frequency signal waves and for very long range communication। तो जो ground wave communication है वो suitable नहीं होती, is not suitable फॉर हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स। एंड जब हम बात करें कि हमें बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक कम्युनिकेशन करनी है तो उसके टाइम पर हमारे पास ये जो ग्राउंड वेव कम्युनिकेशन होती है ये सूटेबल नहीं होती, बिकॉज इस केस में अगर हम यहाँ पर लगा भी लें कि ग्राउंड वेव कम्युनिकेशन को कंसिडर कर भी लें तो हमें साथ में इफेक्ट भी कंसिडर करना पड़ेगा इसकी अटेनुएशन का, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है अगर फ्रिक्वेंसी इंक्रीज हो जाती है। सो द नेक्स्ट इज द रेडिएट सिग्नल्स विद high efficiency. The antenna should have a size comparable to the wavelength of a signal that is at least lambda by 4। इस एंटीना हाइट के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे अच्छे से। अभी के लिए आप इतना याद रखिए कि किसी भी सिग्नल को रेडिएट अगर करना है तो एक मिनिमम लिमिट होती है कि एंटीना की हाइट इतनी होनी चाहिए। हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इसको इन डिटेल, बट अभी के लिए आप सिर्फ ये वैल्यू याद रखिए कि एटलीस्ट जो एंटीना की हाइट होनी चाहिए वो लैम्डा बाय 4 होनी चाहिए, एंड लैम्डा इज wavelength of a signal propagating। नेक्स्ट इज डायग्राम। देखिए ग्राउंड और सरफेस वेव्स का डायग्राम है ये। दिस इज द ट्रांसमिट एंटीना एंड दिस इज द रिसीविंग एंटीना एंड दिस इज बेसिकली व्हाट, अर्थ। ये क्या है, अर्थ है। सो यहाँ से ट्रांसमिटिंग एंटीना से चलकर अगर कोई सिग्नल रिसीविंग एंटीना तक पहुँच रहा है तो इस टाइप की वेव्स को हम क्या बोलते हैं, ग्राउंड और सरफेस waves। This is basically what, signal propagation। Moving on to the next type, sky waves। Sky waves क्या होती हैं? In the frequency range from a few megahertz up to 30 to 40 megahertz, long distance communication can be achieved by ionospheric reflections of radio waves back towards the earth। अब हमने पढ़ा कि जो ग्राउंड वेव्स होती हैं वो सूटेबल नहीं होती फॉर द लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, तो हमें नई टाइप की वेव्स पे जाना पड़ा जो कि सूटेबल हो। तो द नेक्स्ट टाइप ऑफ वेव्स इज स्काई वेव्स। इनकी जो फ्रीक्वेंसी लिमिट है दैट इज फ्रॉम फ्यू मेगाहर्ट्ज अप टू 30 to 40 मेगाहर्ट्ज एंड इट इज सूटेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन टू बी अचीव्ड। एंड इसमें बेसिकली क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर की हमने लेयर्स पढ़ी थी डिफरेंट जिसमें आइनोस्फेरिक लेयर्स होती हैं, जिसमें इटसेल्फ 4 रीजन्स होते हैं हमारे पास, D, E, F1 एंड F2। वहाँ से रिफ्लेक्शंस होती हैं टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस एंड हम इस तरह बोलते हैं कि हमारे पास स्काई कम्युनिकेशन हो रही है, स्काई वेव कम्युनिकेशन हो रही है। सो दिस मोड ऑफ प्रोपगेशन इज कॉल्ड स्काई वेव्स प्रोपगेशन एंड इज यूज्ड बाय शॉर्ट वेव ब्रॉडकास्ट सर्विसेज एंड इट इज यूज्ड बाय शॉर्ट वेव ब्रॉडकास्ट सर्विसेज। नेक्स्ट इज, देखिए अब बेसिकली आइनोस्फीयर को आइनोस्फीयर क्यों बोला जाता है, हम उसका रीजन देखेंगे। द आइनोस्फीयर इज कॉल्ड सो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आयंस और चार्ज पार्टिकल्स। आयनाइजेशन अकर्स ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ अल्ट्रावायलेंट एंड अदर हाई एनर्जी रेडिएशंस कमिंग फ्रॉम द सन बाय द एयर मॉलिक्यूल्स। अब ये जो लेयर होती है आइनोस्फेरिक लेयर्स, इसमें बेसिकली क्या होता है, सन रेज एंड अल्ट्रावायलेंट रेडिएशंस की बहुत ज्यादा एब्जॉर्प्शंस होती हैं जिनकी वजह से हमारे पास आयनाइजेशन अकर होती हैं। आयनाइजेशन बेसिकली क्या है, पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयंस में पार्टिकल जो होता है वो स्प्लिट हो जाता है। तो इतनी सारी जब आयनाइजेशंस हो जाते हैं इस रीजन में तो हमारे पास क्या होता है, बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ आयंस या बोल लीजिए चार्ज पार्टिकल्स अवेलेबल होते हैं इस लेयर में एंड इसीलिए हम इसको बोलते हैं आइनोस्फीयर, राइट। नेक्स्ट इज द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स in this layers so that they are diverted towards the earth।
is helpful in skywave propagation. This is similar to total internal reflection in optics. इसको आप कैसे समझेंगे कि जब भी यहाँ से ट्रांसमिटिंग एंटीना से कोई सिग्नल निकला एंड वो गया आइनोस्फेयर रीजन में, यहाँ पर जो लेयर थी आइनोस्फेयर की यहाँ से बेंड होकर आ गया वो रिसीविंग एंटीना पे, तो इसको आप समझ सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ऑप्टिक्स। मैंने आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ाया था ऑप्टिक्स में। उसमें क्या होता था कि जब भी हमारे पास इंसिडेंट एंगल ग्रेटर हो जाता था फ्रॉम द क्रिटिकल एंगल, उस टाइम पर हम बोलते थे कि जब भी इस एंगल से बड़ी इंसिडेंट लाइट फॉल हो रही है तो वो क्या होगी, टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएगी। वो रिफ्लेक्ट नहीं होती थी, अगर आपको याद हो, ब्रूस्टर्स एंगल से बड़ा एंगल जब हो जाता था। तो उसी बेसिस में अगर हम इसको समझे तो यहाँ पर भी जो स्काई वेव्स हैं उनकी क्या हो रही है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। द नेक्स्ट इज द रेडियो वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी रेंज फ्रॉम 1710 किलोहर्ट्ज टू 40 मेगाहर्ट्ज आर प्रोपगेटेड इन स्काई वेव प्रोपगेशन। बेसिकली जो रेडियो वेव्स होती हैं इतनी फ्रीक्वेंसी की सिर्फ वही प्रोपगेट हो सकती हैं बाय स्काई वेव प्रोपगेशन। अगर इस लिमिट की बाहर की बात करूं मैं तो वो रिफ्लेक्ट होकर वापस नहीं आएगी, वो क्या हो जाएगी, बाहर चली जाएगी, escape हो जाएगी, it will not come back to the earth station. Moving next, this is basically a diagram. ये transmitter antenna होता है, this is a receiver antenna, this is basically the earth surface. and आप देख सकते हैं जो ground waves होती हैं उसकी limited coverage होती है। यहां से कोई सिग्नल निकला, दिस इज बेसिकली द रीजन ऑफ आइनोस्फेयर। ये एटमॉस्फेयर है हमारे पास जिसमें डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हैं। तो जो आइनोस्फेयर की लेयर होगी वहां से ये वेव टकराकर वापस आ जाएगी। किस पे वापस आ रही है, बेसिकली ये अर्थ पे वापस आ रही है। सो एक अर्थ स्टेशन से चली, रिफ्लेक्ट होकर आइनोस्फेयर से वापस आ जाएगी टू द अनदर अर्थ स्टेशन विद द हेल्प ऑफ रिसीवर, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टाइप, स्पेस वेव्स। स्पेस वेव्स क्या होती हैं? It is a mode of wave propagation in which the radio waves emitted from the transmitter antenna reaches the receiving antenna through a space. These are known as space waves, जिसमें से जो वेव प्रोपोगेट हो रही है ट्रांसमीटर से वो पहुंच जाती है रिसीवर एंटीना के पास थ्रू स्पेस। अब इस कंडीशन में आप देखेंगे कि वो वापस रिफ्लेक्ट होकर नहीं आएगी, जैसे कि आइनोस्फेयर में रिफ्लेक्शंस हो रही थी, इस टाइप की वेव्स में रिफ्लेक्शंस नहीं होती। सो द स्पेस वेव्स ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ट्रांसमिटिंग एंटीना टू द रिसीविंग एंटीना। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि दो इंसान है, अगर बॉल उसको फेंकनी है ए को बी की तरफ, तो अगर वो स्ट्रेट फेंकेगा तो दैट टाइप ऑफ वेव्स is known as space waves, right? So hence space waves are used for line of sight communication such as television broadcast, microwave link and satellite communication. इसको समझते हैं। देखिए, इफ द फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन 40 मेगाहर्ट्ज, अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी सिग्नल की 40 मेगाहर्ट्ज से ज्यादा हो जाएगी, द वेव्स कैन नॉट ट्रेवल अलोंग द सर्फेस ऑफ अ अर्थ एज दे गेट एब्जॉर्ब्ड बाय द अर्थ। अगर इतनी हाई फ्रीक्वेंसी की वेव्स अगर अर्थ सरफेस के ऊपर से जाएंगी तो वो एब्जॉर्ब हो जाएंगी बाय द अर्थ सरफेस। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि इन फ्रीक्वेंसीज के कॉरस्पॉन्डिंगली हम ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन नहीं करवा सकते। एंड सेकेंड इज दीज वेव्स कैन नॉट बी रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम आइनोस्फीयर, हेंस देयर प्रोपोगेशन कैन नॉट बी लाइक स्काई वेव्स। अब इन वेव्स की अगर मेरे पास फ्रीक्वेंसी इतनी हाई है तो उस टाइम पर रिफ्लेक्शन भी नहीं होगी थ्रू आइनोस्फीयर, इसलिए हम बोल सकते हैं कि इन टाइप के सिग्नल्स का हम स्काई वेव प्रोपोगेशन भी नहीं करा सकते। तो कराएंगे क्या? Space wave propagation. Basically, the line of sight communication is limited by two factors. First is the line of sight distance and the second is the curvature of the earth. At some point by the curvature of earth, the line of sight propagation gets blocked. Line of sight propagation क्या है कि अब मेरे सामने अगर कोई इंसान खड़ा है, मैं उसकी तरफ बॉल फेंक रही हूँ तो मुझे वो इंसान दिख रहा है ना। सिमिलरली अगर हम एंटीनास की बात करें, अगर ट्रांसमिटिंग एंटीना को रिसीविंग एंटीना दिख रहा है मतलब उसकी लाइन ऑफ साइट में है, तो ये कम्युनिकेशन पॉसिबल है। बट ये लिमिट है बाय द टू फैक्टर्स, दैट इज कि ये डिस्टेंस जो DM है बिटवीन द ट्रांसमिटर एंटीना एंड द रिसीविंग एंटीना, ये एक दूसरे को दिखने चाहिए। एंड दूसरा क्या है कि अगर यहाँ से कोई सिग्नल आ रहा है,
हाइट ज़्यादा नहीं है हमारे पास ट्रांसमिटिंग एंटीना की या बोल लीजिए रिसीविंग एंटीना की, तो अगर यहाँ से कोई सिग्नल आ रहा है तो ड्यू टू दिस अर्थ कर्वेचर ये क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा एंड ये रिसीविंग एंटीना तक नहीं पहुंचेगा। सो ये दो फैक्टर्स इसको लिमिट करते हैं, किसको, लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन को। देखिए, द लाइन ऑफ साइट डिस्टेंस इज द डिस्टेंस बिटवीन द ट्रांसमिटिंग एंटीना and receiving antenna at which they can see each other, and it is called as the range of communication, which is denoted by dm, right? So the range of space wave communication can be increased by increasing the heights of the transmitting antenna and receiving antenna. हम range को कैसे increase कर सकते हैं, अगर हम transmitting as well as receiving antennas की height को बढ़ा दें, तो of course अगर हम height को increase कर रहे हैं तो line of sight distance क्या हो जाएगा, dm हो जाएगा, जो वो बढ़ जाएगा मेरे पास, एंड इस केस में जो कम्युनिकेशन है वो पॉसिबल होगी, राइट? सो द मैक्सिमम लाइन ऑफ साइट डिस्टेंस dm बिटवीन द टू ट्रांसमिटिंग एंटीनास ऑफ हाइट ht, दैट इज द हाइट ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना, एंड द रिसीविंग एंटीना ऑफ हाइट hr अबव द अर्थ इज गिवन बाय दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप। dm यहाँ पर क्या रह रहा है मेरे पास, मैक्सिमम लाइन ऑफ साइट डिस्टेंस विच इज इक्वल्स टू 2rht, दैट इज द हाइट ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना होल का अंडर रूट plus of 2rhr, that is hr here is the receiving antenna height whole ka under root, which is equals to dm, that is the maximum line of sight distance. Next is satellite communication. Satellite communication क्या है? It is a mode of communication of signal between transmitter and receiver through a satellite. Basically satellite क्या होता है? A communication satellite is a artificial satellite that relays and amplifies radio telecommunication signals via a transponder. It creates a communication channel between a source transmitter and a receiver at different locations on the earth. इसका क्या मतलब है? अब हमने पढ़ा था about transponder, ये बेसिकली क्या करता था, सिग्नल्स को कन्वर्ट करता था इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, एज वेल एज हमने पढ़ा था रिपीटर सेक्शन के बारे में, रिपीटर के बारे में पढ़ा था, विच वॉज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसमिटर एंड रिसीवर। तो सैटेलाइट यहाँ पर क्या काम कर रही है, इट एक्ट्स एज अ रिपीटर। बेसिकली जो अर्थ स्टेशन से ट्रांसमिटिंग एंटीना से कोई सिग्नल निकलता है वो पहुँचता है टू द सैटेलाइट, सैटेलाइट में एक रिपीटर सेक्शन होता है, वो उसको क्या कर देता है, एम्पलीफाई, वो सिग्नल दोबारा से चलता है एंड पहुंचता है अर्थ के किसी और स्टेशन पे, एंड दैट टाइप ऑफ लिंक इज नोन एज डाउन लिंक। देखिए, अर्थ स्टेशन ट्रांसमिटर एक अर्थ का स्टेशन है, यहां से कोई सिग्नल गया विच इज नोन एज अपलिंक, पहुंचा सैटेलाइट तक, सैटेलाइट एक्ट्स एज अ रिपीटर, ये सिग्नल को एम्पलीफाई कर देगी, ट्रांसपाउंडर लगा होता है इसके अंदर एंड एम्पलीफायर लगा होता है इसके अंदर, एंड यहाँ से सिग्नल ट्रेवल करवाएगी विच इज नोन एज डाउन लिंक, एंड ये पहुंच जाएगा किसी और अर्थ स्टेशन पे विच इज नोन एज रिसीवर, राइट? नेक्स्ट इज, सो अ कम्युनिकेशन सैटेलाइट इज अ स्पेसक्राफ्ट placed in an orbit around the earth provided with a microwave transmitting and receiving equipment called the radio transponder. इसका क्या मतलब है कि जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट होती है ये बेसिकली जो अर्थ के आसपास ऑर्बिट है उसमें होती है, एंड ये प्रोवाइड करती है विद द माइक्रोवेव ट्रांसमिटिंग एंड अ रिसीविंग इक्विपमेंट which is known as radio transponder. So this was all about today's video. In next video we'll be studying about modulation and its necessity. Till then keep revising and stay tuned with me on this channel, that is IWIS.